हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टॉपिक वाइज करवा रहे थे। जिस प्रकार हमने आज तक हिंदी की पूरी वीडियो देखी दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों ने देखा होगा। जिसने नहीं देखी है वो मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार से आज हमारा टॉपिक वाइज चल रहा था। आज हमारा हिंदी व्याकरण शुरू होने जा रहा है दोस्तों, और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इससे क्या है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा के। आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी अगर एग्जाम हो उसमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। हिंदी व्याकरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हिंदी व्याकरण में हम सब देखेंगे दोस्तों, स्वर, व्यंजन, वर्ण, पद, शब्द जितने भी यूके ट्रिपल एस सी आयोग जितने भी मतलब उसको जितना भी उसका सिलेबस है दोस्तों, हम सिलेबस को कंप्लीट करना क्या हमारा टारगेट है दोस्तों। अब ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले हमें हिंदी व्याकरण देखना है दोस्तों। हमारे हिंदी व्याकरण शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हमने क्या है दोस्तों, इसकी परिभाषा को समझना है कि आखिर हिंदी व्याकरण होता क्या है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो देखिए हम परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, व्याकरण भाषा संबंधी नियमों का समूह या संग्रह होता है। व्याकरण भाषा संबंधी नियमों का समूह या संग्रह होता है। ठीक है, क्या है दोस्तों। अब देखिए, भाषा के स्वरूप में स्थायित्व लाने तथा वक्ता या लेखक के सही आशय जानने तथा लेखन संबंधी शुद्धता के लिए व्याकरण अति आवश्यक है। क्या है दोस्तों, अब देखिए, इसको आप ध्यान से समझना दोस्तों कि आखिर व्याकरण होती क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये कह रहा है, परिभाषा हमने बनाई थी, आप लोगों नोट करते रहना। अब देखिए, व्याकरण भाषा संबंधी नियमों को क्या होता है, समूह या संग्रह होता है। जो व्याकरण होता है दोस्तों, वो भाषा संबंधी नियमों का, क्योंकि जो हमारी भाषा है दोस्तों, या हम किसी भी चीज को, भाषा हमने क्या देखा था, हमने पहली वाली वीडियो में भी देखा था, भाषा का अर्थ होता है प्रकट करना कि, या अर्थात हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को अपने विचारों को समझाना या उसके विचार को समझना क्या थी, हमारी भाषा थी। लेकिन उसी भाषा जो नियम होते हैं उसके क्या है दोस्तों, उसी नियम या समूह के संग्रह को क्या कहते हैं, व्याकरण भाषा संबंधी नियमों का समूह या संग्रह होता है। उसी भाषा का क्या है, ये समूह या संग्रह का नियम है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भाषा के स्वरूप में स्थायित्व लाने, जो भाषा का स्वरूप है दोस्तों, इसको एक पहचान दिलाने के लिए, मतलब कह रहा है भाषा के स्वरूप में स्थायित्व दिलाने तथा वक्ता या लेखक के सही लेखन को जानने के लिए। ठीक है, वक्ता जो लेखक है दोस्तों, वो लिखते जो कोई भी लेखक होंगे, या हम यहाँ पर अभी क्या है, हम लेखक है यहाँ पे, क्योंकि हम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जानने का जाननो कर दूंगा या आशय का आशया कर दूंगा तो गलत हो जाएगा ना। तो यही है, क्या है दोस्तों, यही व्याकरण है, जिससे हमें पता लगेगा कि ये गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है। इसीलिए क्या है दोस्तों, कि भाषा संबंधी नियमों के, भाषा के स्वरूप में स्थायित्व लाने तथा वक्ता या लेखक का सही आशय जानने या लेखन संबंधी शुद्धता के लिए क्या है दोस्तों, व्याकरण अति आवश्यक है। ठीक है, अब आशा करता हूं आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारी हिंदी व्याकरण की परिभाषा तो हो गई। अब हमें देखना है दोस्तों वर्ण या वर्णमाला। अब हम देखेंगे वर्ण या वर्णमाला। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वर्ण समझाता हूं। ठीक है,
वर्ण क्या होता है, जैसे ये का है, ठीक है, लेकिन इसके नीचे क्या है, एक हलंत है, ये आधा का बन गया दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ण है, ठीक है, लेकिन प्लस अगर हम इसमें आ जोड़ देंगे दोस्तों, ये, ठीक है, अगर इसमें हम आ जोड़ देंगे तब ये क्या बन जाएगा, पूरा का बन जाएगा, ठीक है। अगर बड़ा आ जुड़ेगा तो बड़ा का बन जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या है, वर्ण है और ये अक्षर बन गया दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब देखिए वर्ण या वर्णमाला, ठीक है। वर्णों के सुव्यवस्थित रूप या संग्रह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के मतलब कोई वर्ण है, उसके कोई समूह है। देखिए हमने क्या देखा था, जैसे का, छोटा का था, उसमें आ जुड़ा है तो क्या बन रहा है, एक पूरा का बन रहा है दोस्तों, मतलब अक्षर बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये बोल रहे हैं दोस्तों, वर्णों के सुव्यवस्थित रूप या संग्रह को क्या है दोस्तों, हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नोट करने वाली चीज ये है जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि अब देखिए आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है दोस्तों, तो भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है वाक्य, ठीक है। अब देखिए हमने वाक्य को देख लिया, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। अगर हम वाक्य की बात करें दोस्तों कि वाक्य से छोटी सार्थक इकाई, इसमें तो हमने बड़ी देख ली, भाषा की जो सबसे, हमने लास्ट से नीचे की ओर आ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई हमने क्या देख लिया, वाक्य देख लिया। अब हम वाक्य से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, वाक्य से नीचे की तरफ आएंगे तो वाक्य से छोटी इकाई क्या हो जाएगी हमारी, उपवाक्य, ठीक है। अब उपवाक्य क्या देखेंगे, उपवाक्य से छोटी क्या है, उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है दोस्तों, पदबंध, ठीक है। पदबंध से छोटी क्या हो जाएगी दोस्तों, पदबंध से छोटी इकाई क्या हो जाएगी हमारी, शब्द हो जाएगा, शब्द। अब देखिए दोस्तों, शब्द से छोटी क्या हो जाएगी, शब्द से छोटी इकाई क्या हो जाएगी, अक्षर हो जाएगी, ठीक है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वर्ण। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि मतलब भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई हो रही है वाक्य, और अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करें दोस्तों तो क्या है, वर्ण। तो इसी वर्ण या मतलब इसके समूह या संग्रह को क्या है दोस्तों, हम वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। अब देखिए हम आसानी से कह सकते हैं दोस्तों कि क्या है, सबसे पहले क्या है, वर्ण आएगा, फिर अक्षर आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों, वर्ण के बाद अक्षर बना, अक्षर के बाद बन गया, क्या बन गया, शब्द बन गया, ठीक है। फिर पदबंध बन गया, फिर उपवाक्य बन गया, उपवाक्य के बाद क्या बना, वाक्य बना, ठीक है। उपवाक्य के बाद क्या बना दोस्तों, वाक्य बन गया। अब देखिए दोस्तों, हमने वर्ण या वर्णमाला भी सीख ली, ठीक है। अब देखिए जहां से क्वेश्चन और भी बन किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, नोट करते रहना आप। अब आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि मतलब शब्द क्या होते हैं, शब्द। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, वर्ण भी बोल सकते हैं, शब्द भी बोल सकते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं,
स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले क्या है, शब्द कहलाते हैं। जबकि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंदर किया जाएगा दोस्तों, तब क्या है, पद या पदबंध कहलाते हैं। अगर यही शब्द क्या है दोस्तों, यदि शब्द का प्रयोग वाक्य के अंदर किया जाए तो पदबंध या शब्द कहलाते हैं, पदबंध या पद कहलाते हैं। ठीक है, पदबंध या पद कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने जैसे वर्ण देखा, जैसे ये है, इसमें आ जुड़ गया तो क्या बन गया, का बन गया। अगर हम इसी को का में क्या है दोस्तों प्लस मां कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा। तो यही क्या है, एक शब्द हो रहा है, ये अक्षर है, ये शब्द है। ठीक है, अब देखिए हमने अक्षर देख लिया, शब्द देख लिया। पदबंध किस प्रकार से बनेगा कि वह काम पर जा रहा है, ये तो एक वाक्य हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, उपवाक्य में क्या है दोस्तों, उपवाक्य में भी सेम यही प्रोसेस होता है दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन हम ज्यादा फालतू नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या क्या है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वर्ण। वर्ण हमने देख लिया कि वर्ण क्या है दोस्तों, वर्ण मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सीधे सीधे आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अब देखिए, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है शब्द स्वर, एक होता है व्यंजन। अगर हम स्वर को भी अगर दोस्तों क्या है, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहे स्वर को, तो स्वर को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अब देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम व्यंजन की बात करें दोस्तों, तो व्यंजन क्या है, अब हमने देखा था स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कह रहे हैं, स्वर कह रहे हैं। लेकिन अगर जो स्वरों की सहायता से बोले जाए दोस्तों, यही क्या है, ये व्यंजन कहलाते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप स्वर समझिए। ठीक है, हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा स्वर वाला चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम स्वर की कुल संख्या की बात करें दोस्तों, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि अगर स्वरों की संख्या क्या है दोस्तों, स्वरों की कुल संख्या है 13। ठीक है, उच्चारण गणना के आधार पर होती है 11। ठीक है, सॉरी दोस्तों, स्वरों की कुल संख्या 13 होती है और उच्चारण या गणना के आधार पर कितनी होती है, 11। उच्चारण या गणना के आधार पर। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, अभी बताता हूं आपको किस प्रकार से हो रहे हैं। अब देखिए, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 13 है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया उच्चारण काल या गणना के आधार पर कितने हैं, 11। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अब देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने हैं, 11 हैं। ये क्या है, स्वरों, ये कितने हैं, ये 11 हो रहे हैं। लेकिन क्यों, उच्चारण या गणना के आधार पर, क्योंकि यही यूज में आते हैं बहुत जगह। ठीक है, तो उच्चारण या गणना के आधार पर कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कुल स्वरों की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये अपवाद वाले भी होते हैं, जिसका कौन कौन से हैं, जैसे अंग और आह। तब क्या है दोस्तों, ये स्वरों की कुल संख्या में आ जाते हैं, तब ये क्या हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं। इसी प्रकार से है दोस्तों। ठीक है, अब स्वर, आशा करता हूँ आपको स्वर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया दोस्तों मैंने आज। वैसे दोस्तों माफी चाहूंगा, आज थोड़ा तबीयत भी ढीली चल रही है, जिस कारण मैं पूरी फुल एनर्जी के इसमें आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। फिर भी आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। आप नोट करते रहना दोस्तों, अगर नोट नहीं करोगे तो ऐसे में
भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि इसको रिवाइज करना है और जब परीक्षा का टाइम जब भी होगा हमने बार बार इसको रिपीट करना है दोस्तों, जिससे क्या है दोस्तों हमारे दिमाग में रहेगा, ठीक है। अगर हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो इसके कई खंड हैं, जैसे नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। दूसरा है उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर, ठीक है। नंबर 4 है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, क्या है, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर, मुखद्वार खुलने के आधार पर स्वर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, ठीक है। कितने हो गए, 6 हो गया। 7वां है दोस्तों घोषत्व या कंपन के आधार पर, घोषत्व या कंपन के आधार पर स्वर, ठीक है। पूरे टोटल होते हैं दोस्तों 9 हैं, ठीक है। और अब देखिए हवा के नाक या मुंह के आधार पर स्वर, हवा के नाक या मुंह के आधार पर स्वर, ठीक है। और 9वां देखिए दोस्तों कि मात्राओं की संख्या के आधार पर स्वर, मात्राओं की संख्या के आधार पर स्वर, ठीक है, मात्राओं की संख्या के आधार पर स्वर। अब इसमें देखिए दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाती है। अब देखिए हमारा स्वर आप लोग समझ गए हैं, हिंदी व्याकरण हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों जो कल हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा उत्पत्ति के आधार पर स्वर, जिसमें हम देखेंगे एक मूल स्वर होता है, क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर होता है, एक संयुक्त संधि स्वर होता है जिसमें एक सजातीय आएगा, विजातीय आएगा, पूरा हम देखेंगे दोस्तों। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुलिस स्वर, और जीभ प्रयोग के आधार पर होगा दोस्तों अग्र, मध्य और पश्च स्वर, ठीक है। मुखद्वार खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत आएगा दोस्तों। होठों की स्थिति के आधार पर आएगा वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी उच्चारण। इसी प्रकार से हम कल देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उसके बाद उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों, अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।